शुरू करते हैं। आज 18 जून है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा ध्यान रख लेना। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। ये इस साल ज्यादा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हेट स्पीच के केसेस इंडिया के अंदर काफी बढ़ते जा रहे हैं। उनको एड्रेस भी नहीं किया जा रहा, तो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कब होता है? 18 जून को इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। यूएन डेजिग्नेटेड डे है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अदरवाइज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा हल्का है, लाइटर साइड में है, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए हमने थोड़ा सा एडवांस जीएस के टॉपिक्स भी लिए हैं, तो उनको हल्का सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो बीच में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मोदी जी किससे मिले। डोनाल्ड ट्रंप से मिले। कहाँ पर? G7 की मीटिंग में। अब G7 की मीटिंग में मोदी जी की जब मीटिंग में मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो इसके ऊपर चर्चा काफी ज्यादा हो गई, है ना। बहुत सभी लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि 3 सी फेयरर्स मार दिए गए, तब भी इतनी गर्म जोशी से मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, हम लोग उस एंगल को नहीं देखेंगे। ठीक, उस एंगल को हम लोग कई बार देख चुके हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, किस तरीके से जवाब देना चाहिए था, और क्या हुआ, उस चीज को हम लोग पिछले 2-3 दिनों में देख चुके हैं। अभी क्या है? अभी ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर हुई। इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस चल रहा है, तो इस मीटिंग में उसके बारे में बात हुई। डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में बात हुई। वेस्ट एशिया पीस एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात हुई। वेस्ट एशिया के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस कैसे लेके आया जा सकता है ना। और मोदी जी ने ऑब्वियसली बधाई दी उनको कि जो पीस डील उन्होंने अभी क्रैक की है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और क्या कहा कि सेफ्टी ऑफ ग्लोबल सी रूट्स, कि जो हमारे सी पेयरर्स हैं दुनिया भर में जो काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में भी इशू उठाया। क्यों उठाया इशू? आप लोगों को पता ही है कि 3 इंडियन सी फेयरर्स मारे गए, 3 शिप्स को डुबा दिया यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इंडिया के। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो सी फेयरर्स कौन होते हैं? सी फेयरर्स जो दुनिया भर में सामान सप्लाई करने के लिए कॉमर्शियल शिप्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, और इंडिया यूएस रिलेशनशिप है ही, आप लोगों को पता ही है कि दोनों कंट्रीज क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के साथ साथ हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी अभी बात कर रहे हैं। डिफेंस पार्टनर्स भी हैं, हम लोग उनसे काफी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते भी हैं, जैसे कि अभी तेजस के MK2 इंजन हम लोग खरीद रहे हैं उनकी एक कंपनी से, इंजीनियर्स, समथिंग इंजीनियर्स। तो यूएस की कंपनी से हम लोग वो खरीद रहे हैं, तेजस का इंजन। ठीक है, तो ये बस डायरेक्ट ऐसे हल्का सा याद रख लेंगे, ज्यादा जरूरी। फ्रेमवर्क डील आउटलाइन तेहरान प्लेज ऑन न्यूक्लियर वेपन, $300 बिलियन यूएस रिलीफ, है ना। $300 बिलियन क्या कह रहे हैं, यूएस की तरफ से रिलीफ की बात कर रहे हैं। अब देखो, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट्स निकल के बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। सारे पॉइंट्स हालांकि हम लोगों को भी नहीं पता होंगे, ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, कुछ डील ऐसी हुई होगी जो अभी तक उन्होंने रिलीज नहीं करी है, मतलब कि ईरान ने और यूएसए ने, तो वो उन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान हैव रीच्ड प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो ये प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि फ्रेमवर्क के अंदर 14 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ। यूएस ने क्या कहा, यूएस ने क्या प्लेज किया? कह रहे कि तुम्हारा जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन सैंक्शंस को हम लोग हटा देंगे। वी विल लिफ्ट द सैंक्शंस। ईरानियन क्रूड ऑयल, उसको ट्रेड करने के लिए अलाउ करेंगे, है ना, क्रूड ऑयल में ईरान को। रेस्ट्रिक्शंस जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर किया हुआ ईरान को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में वापस लाने की बात है। ब्लॉकेड को हटा देंगे। कहां पर? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो यूएस का ब्लॉकेड है उसको समाप्त कर देंगे और $300 बिलियन देंगे। और जो फ्रीज एसेट्स हैं उसको भी खोल देंगे। $24 बिलियन वो है, $300 बिलियन ये है, तो लगभग $325 बिलियन यूएस ईरान को देगा। ये $300 बिलियन क्यों देगा? फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ ईरान, जो उसने डिस्ट्रक्शन किया है, जो नुकसान किया है, उसका भरपाई। ठीक है, अब देखो ईरान की तरफ से क्या है। ईरान की तरफ से है दैट
that we will never produce nuclear weapon, restore to pre-war traffic through Strait of Hormuz, respect of free navigation, enter further negotiations on nuclear issues, discuss the future of highly enriched uranium under the international supervision. तो मेन कारण तो वो था लड़ाई का, जिसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, कोई फाइनलाइज नहीं हुई डील। क्या? न्यूक्लियर इशू का क्या होगा, उस एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा जो ईरान ने एनरिच कर लिया है, उसका क्या करेंगे? उससे कोई बम बना लेंगे, उसको इंटरनेशनल सुपरविजन के अंदर समाप्त कर देंगे, किसी को हैंड ओवर कर देंगे, एनर्जी बना लेंगे, क्या करेंगे उसका? ठीक है, तो आगे देखो, न्यूक्लियर मेन डिस्प्यूट क्या है? न्यूक्लियर इशू हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या है सबसे मेन डिस्प्यूट? न्यूक्लियर इशू सबसे मेन डिस्प्यूट है। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वॉर से पहले भी खुला हुआ था, वॉर से पहले भी खुला हुआ था, अब भी अब क्या कह रहे हैं कि खोल देंगे। नेवर प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन, तो न्यूक्लियर वेपन ना प्रोड्यूस करने के लिए आयतुल्लाह खामनेई जो है, आयतुल्लाह खामनेई, इनका फतवा है, इनका ऑलरेडी फतवा था, अब तो नहीं रहे, महरूम कहना चाहिए, महरूम उर्दू में महरूम बोलते हैं ना, लेट महरूम आयतुल्लाह खामनेई। तो महरूम आयतुल्लाह खामनेई का एक फतवा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। तो यानी कि वॉर से पहले भी यही परिस्थिति थी। हाँ, हाँ, उस फतवे में यही था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। इसके अलावा जो वहां के विदेश मंत्री हैं अरगाची, उन्होंने वॉर शुरू होने से 2 दिन पहले यूएन असेंबली में जाके बोला था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं और ना हमको बनाना है। अब भी यही कह रहे हैं। तो अगर हम इसको एनालाइज करें, सारी चीजें तो यूएस ने दी है। $300 बिलियन किसने दिए? यूएस ने दिए। $24 बिलियन जो फ्रीज कर रखे थे ऑलरेडी, वो किसने खोला? यूएस ने खोला। जो सैंक्शंस थे वो किसने हटाए? यूएस ने हटाए। तो ईरान की तरफ से क्या दिया? ईरान की तरफ से तो कुछ दिया ही नहीं गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? चलो पहले इसको एनालाइज करते हैं, फिर देखेंगे उस एंगल पे भी देखेंगे इसको, है ना? क्या कह रहे हैं? रोल ऑफ आईएईए क्या होता है? आईएईए का रोल आप लोगों को पहले से पता है कि इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो उनका इंस्पेक्शन करना, मॉनिटर करना कि जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट तो नहीं कर रहा कोई देश, मतलब रूल से बाहर जाके, एंश्योर न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट डाइवर्टेड फॉर वेपन्स, और वेरीफाई कंप्लायंस विद न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स, जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ कंप्लायंस होना चाहिए। अब इसका एक एंगल ये है कि इसके अंदर इजराइल की तो कोई बात ही नहीं हुई, और इजराइल से बात नहीं की गई, यानी कि इस एग्रीमेंट के अंदर इजराइल पार्टी ही नहीं है। जैसे हमने पुराने सीज फायर देखे जिसके अंदर जो लड़ रहे हैं वही पार्टी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कह रहा है कि सीज फायर, लेकिन उधर ईरान से तो बात ही नहीं करी, इस बार इजराइल से बात ही नहीं करी, और इजराइल मेन एक्टर है इसके अंदर। इसको इस एंगल से देखो। चलो हम लोग क्या है कि एक ही एंगल से देख रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंगल से, लेकिन एक हम लोगों को सोवरेन कंट्री के एंगल से भी देखना पड़ेगा। सोवरेन कंट्री के एंगल से कैसे? ये समझो कि इराक, वो इजराइल जो है, वो इस वॉर के अंदर शुरुआत से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता आ रहा है यूएस की तरफ से। और जब पीस डील हो रही है, जब डील हो रही है, तब इजराइल का नाम ही नहीं है, इजराइल की कोई चीज फुलफिल ही नहीं की जाती। तो ये यूएस का बिट्रेयल है इजराइल को, अगर ये पीस डील हो जाती है। वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इस पीस डील से है नहीं, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व तो किया ही नहीं गया। मेन मुद्दा इजराइल लेबनान की वॉर, न्यूक्लियर फैसिलिटी, है ना, उनको तो रिजॉल्व ही नहीं किया गया। अब इससे क्या होगा? अच्छा, ये जो 60 दिन का समय दिया गया है कि 60 दिन हम सीज फायर रखेंगे, ये 60 दिन का समय सिर्फ तैयारी के लिए है, ताकि युद्ध को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और
टाइम बाय करती हैं, न्यू वेपन्स बनाने हैं, वेपन सप्लाई करने हैं। क्या हो गया? हाँ, 19 को अगर डील हो गई, डील हो भी गई तो क्या हुआ? जेसीपीओए भी तो डील हुई थी ना, वो भी तोड़ दी फिर रात रात। कह दिया कि हम नहीं मानते जेसीपीओए। तो ये मतलब इंटरनेशनल डील्स थोड़ा सा अनसर्टेन तो होती ही है, लेकिन इस परिस्थिति में बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व है। बहुत सारे एक्टर्स के नेशनल, उनके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं जिनमें कंफ्लिक्ट है। यूएस का नेशनल इंटरेस्ट अलग है। इस टाइम यूएस का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? दे वांट एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर। उन्हें अब न्यूक्लियर की नहीं पड़ेगी, न्यूक्लियर बना रहा है नहीं बना रहा है, उनको बस एग्जिट चाहिए। क्योंकि अभी वहां पर मिड टर्म इलेक्शन होने वाले यूएस के अंदर शायद, है ना? मिड टर्म इलेक्शंस में अगर डोनाल्ड ट्रंप सीट्स नहीं जीत पाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप अपने लोगों को जस्टिफाई भी तो करोगे ना कि हमने वॉर क्यों की। आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे, तो क्या भारत की सरकार को, जनता को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्यों हमला किया? जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। और अगर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, चलो पाकिस्तान तो हम लोग जस्टिफिकेशन इजीली दे सकते हैं पाकिस्तान का, इंडिया कल को श्रीलंका के ऊपर हमला कर दे, जो कि हमारे खिलाफ कोई ना वॉर की तैयारी कर रहा है ना वो कुछ कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे साहब हमें लगता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाया गया इसलिए हमने हमला कर दिया। तो क्या हम अपने लोगों को, क्या हम सिंगलीज को, क्या हम तमिलियंस को ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने हमला क्यों किया था? तो इसी तरीके का जस्टिफिकेशन देने के लिए भी ये 60 दिन का समय मांगा गया है। ठीक है, अब इन 60 दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे कि अच्छा, मीडिया परसेप्शन जो है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मीडिया परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके जो कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो लीडर्स हैं जिनके कंट्रोल में मीडिया है, वो लोग चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएंगी अगले कुछ दिनों तक, जिससे कि जो यूएस के लोग हैं उनका परसेप्शन क्या बने? एंटी ईरान बने। ऐसा हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में जो होगा वो हम लोग देखते हुए, एनालाइज करते हुए चलेंगे। ये मेरा एनालिसिस है अभी का, है ना? लेकिन इसको फाइनल मत समझो, क्योंकि ये एनालिसिस है। ठीक है, ऐसा किसी देश ने कहा नहीं है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस है। ठीक है, और एनालिसिस ऐसे ही नहीं है, एनालिसिस पूरा हिस्ट्री पे बेस्ड होता है हमेशा। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि पहली बार लड़ाई हो रही है, दुनिया भर में लड़ाइयां होती रही हैं, युद्ध होते रहे हैं। 2 वर्ल्ड वॉर देखी है दुनिया ने। तो उस वर्ल्ड वॉर के अंदर पावर्स किस तरीके से बिहेव करती हैं, और वो पावर्स उन बिहेवियर्स का क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये हम लोग हिस्ट्री से एनालाइज करके आज की परिस्थिति पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज अलग है, लेकिन वो क्या है, वो प्रिडिक्टिव हिस्ट्री बोलते हैं इसको, प्रिडिक्टिव हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, हमारे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, बस इतना समझो। अब इंडिया और रशिया का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट अलाउ कर दिया गया, और ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ने ये छाप दिया कि इंडिया ने जो है रशिया के ट्रूप्स को परमानेंटली अपनी धरती के ऊपर रखने के लिए अलाउ कर दिया। ये एक बड़ी बात है ना? बड़ी बात क्यों है? क्योंकि किसी दूसरे देश की सेना किसी दूसरे देश में रहे, ऐसा यूएन अलाउ नहीं करता। ठीक है, और अलाउ कब करता है, कब हो सकता है ये? जब होस्ट कंट्री की कंसेंट हो तभी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर यूएस फोर्सेस रही कई सालों तक, विदाउट कंसेंट रही, है ना? मतलब कंसेंट वैसे ली गई, कोर्सिव कंसेंट थी, है ना? वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बना के उनकी कंसेंट लेके फिर वो वहां पे रहते थे। तो कंसेंट के बिना रहना क्या है, यूएन के नियमों के खिलाफ है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हुआ है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इसके अंदर कोई परमानेंट ट्रूप्स इंडिया के अंदर नहीं रहने वाली, कोई इंडिया की परमानेंट ट्रूप्स वहां नहीं रहने वाली। ये क्या होता है एग्रीमेंट? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है? जब जैसे मान लो इंडिया का कोई मिशन चल रहा है आर्कटिक ओशन में, वहां हमको हथियार की जरूरत पड़ती है,
तेल ऑयल की जरूरत पड़ती है, अपने सबमरीन्स को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे फ्यूल, फूड, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर, पोर्ट कॉल बाय वॉरशिप्स, यूज ऑफ एयरफील्ड, एयर स्पेस, सपोर्ट ड्यूरिंग जॉइंट एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इन सब चीजों की क्या पड़ती है, वॉर के बीच में जरूरत पड़ती है। कहीं भी कोई झगड़ा हो रहा होता है, कहीं कोई लड़ाई हो रही होती है, तो उसमें जरूरत पड़ती है। सही है ना? तो ये एग्रीमेंट है। अगर रशिया को इंडिया से हेल्प चाहिएगी, क्या हेल्प करेगा? इंडिया को रशिया से हेल्प चाहिएगी तो रशिया हेल्प करेगा, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत। ठीक है। अब क्या ये पहला देश है जिसके साथ हमने ऐसा किया है? नहीं। तो यूएस के साथ है हमारा लेमोआ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करके, लॉजिस्टिक एंड इकोनॉमिक लॉजिस्टिक, एक सेकेंड, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, लेमोआ। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स पे आते हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम और रशिया के साथ भी ये एग्रीमेंट हमारा हो गया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ने इस तरीके की बातें छाप दी थी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को हेल्प करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिलेज है उनको कम करेगा, नेवल ऑपरेशंस को स्मूथ करेगा, शिप, एयरक्राफ्ट, लॉन्ग डिस्टेंस मिशन के दौरान उसको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें, ये फायदे हैं। उसके अलावा आर्कटिक रूट क्योंकि ओपन होने जा रहा है, आर्कटिक रूट जो है, नॉर्दर्न सी रूट जिसको हम बोलते हैं एनएसआर, तो एनएसआर क्योंकि ओपन होने जा रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, तो इसीलिए भी रशिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर भी क्या करेंगे आने वाले समय पर, वहां से भी हम अपना ट्रेड करेंगे और वहां पर भी हमारी नेवल प्रेजेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। तो वहां पर अगर हम लोगों को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। रशिया को टाइम टेस्टेड फ्रेंड कहा जा सकता है। रशिया को वैसे भी क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स इन ऑल वेदर। इंडिया एंड रशिया आर फ्रेंड्स इन ऑल वेदर। कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, हम दोनों दोस्त बने रहे। डिफेंस पार्टनरशिप भी देख लो, आईएनएस विक्रमादित्य जो है हमारा, वो हमने रशिया का जो सबमरीन था उसको रिफर्बिश, नेवल जो वो था शिप, वो रिफर्बिश करके अपन यूज करते हैं, है ना। न्यूक्लियर सबमरीन कोऑपरेशन है हमारा। उसके अलावा कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ब्रह्मोस, Su-57 बनाने की बात कर रहे हैं, सुखोई सारा हमने वहां से लिया, मिग हमने वहां से लिया, S-400 वहां से लिया। तो हाँ, ब्रह्मोस मैंने बोल दिया, ब्रह्मोस, है ना। ब्रह्मोस हमने उनके साथ मिलकर बनाया। इवन ब्रह्मोस में तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ब्रह्मोस को। तो उन्होंने हमको सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं दी, उस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने की भी आजादी दी। जबकि अगर हम वेस्टर्न नेशंस के साथ कोई भी डील देखें तो वो कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं। अगर हम उनसे MK2 इंजन ले रहे हैं, है ना, MK2 तेजस के लिए इंजन ले रहे हैं, तो उसकी सर्विस कराने के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा, वहीं से इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे। एंटी टेररिज्म पे रेड्स, हमारा SCO के अंदर रेड्स है, जिसके अंदर इंडिया रशिया दोनों है, पाकिस्तान भी हालांकि उसके अंदर रेड्स है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट सेल। ठीक है। तो वैसे भी एंटी टेररिस्ट, अच्छा, रशिया भी अपना बैलेंस बना के चलता है, ऐसा नहीं है, तो वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बना के चलता है। ठीक है। तो क्योंकि सभी लोगों, सारे देशों को क्या है, अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। लेकिन तब भी अभी कुछ दिन पहले ही रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर बोला कि इंडिया की दोस्ती जो है वो चाइना, मतलब चाइना अगर कन्फ्लिक्ट है चाइना और इंडिया का, पहले तो मैं उसमें बोलूंगा नहीं, रशिया उसमें कुछ बोलेगा नहीं इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के बीच में। लेकिन अगर बात आती है कि इंडिया या चाइना, तो वी विल चूज इंडिया। ठीक है। तो इंडिया के साथ हम, इंडिया और रशिया का बहुत पुराना रिश्ता है ना। सर यूएस के साथ आपने बताया था कौन वो क्या था लेमाओ? लेमाओ लॉजिस्टिक क्या है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमो। ठीक है।
एग्जैक्ट ऐसे नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, आप लोगों को याद रह जाए, मेंस के अंदर आप लिख सकते हो, नहीं तो ये सारे टॉपिक जो है यार, ये सारे वैल्यू एडिशन वाले हैं। नाम डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, इसका पूछ सकता है रशिया वाले का बस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर मुश्किल क्वेश्चन पेपर बनाना होगा तो अमेरिका वाला पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखो ये भी एडवांस जीएस का पार्ट है। क्या कह रहे हैं कि टॉप प्राइसेस बढ़ गए, टॉप यानी कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ये तीन चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा मैटर क्यों करते हैं? वैसे तो हम लोग इन्फ्लेशन को अलग से पढ़ते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, है ना, फूड इन्फ्लेशन, अब पीपीआई भी आ गया, है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग अलग से पढ़ते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हम लोग अगर फूड इन्फ्लेशन के अंदर टॉप के प्राइसेस देखें तो वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आप एग्जाम के अंदर मेंशन करते हो तो इट विल लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जाम। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टोमेटो के प्राइसेस 53 रुपए पहुंच गए, ऑनियन के प्राइसेस 32 रुपए पहुंच गए, पोटैटो ऑनियन के प्राइसेस 2 से 3 से 5 रुपए बढ़ गए, लेकिन फार्मर को क्या मिल रहा है? 2-3 रुपए किलो में वो अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर है। 2-3 रुपए पर केजी। आप सोचो, जो प्याज आप 50 रुपए 40 रुपए खरीदते हो ना मार्केट से, उसका किसान को 2 रुपए मिलता है या 3 रुपए मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 रुपए मिलता है। 1.5 रुपए मिलता है टमाटर का, 1.5 रुपए किलो में टमाटर बेचता है किसान, और वो मार्केट तक आते आते कितना हो जाता है? कम से कम 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए। अगर सीजन, एक तो सीजनल राइज होता है प्राइसेस के अंदर। सीजनल राइज कब होता है? जब टमाटर के कल्टीवेशन का सीजन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज सारा टमाटर इस टाइम तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन वैसे भी कम से कम 20 रुपए किलो, इससे कम में तो टमाटर नहीं मिलता, लेकिन किसान को मिलता है 1.5 रुपए, 2 रुपए। ठीक है, इसके कुछ कारण है हमारे देश के अंदर, और ये शुरू से होता आया है। लेकिन शुरू से होता है इसलिए हम इसको ये कह के कि शुरू से होता है, इसको टाल नहीं सकते। इंपॉर्टेंट इशू है हमारे देश का। क्या कह रहे हैं कि फार्म गेट प्राइसेस जो है वो रिटेल प्राइसेस से बहुत कम है। फार्म गेट प्राइसेस क्या होते हैं कि फार्म के गेट से जब सामान निकला उस समय किसान को क्या प्राइस मिला उसको बोलते हैं फार्म गेट प्राइस। ठीक है, और रिटेल प्राइस जो आप मंडी से जाके लेके आते हो, मंडी से जाके या अपने गली के किनारे वाले कोने वाले सब्जी वाले से, या जो ठेली पे सब्जी लेके आता है उससे जब आप लेते हो तो उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। ठीक है, तो मेन इशू क्या है कि कंज्यूमर तो बहुत ज्यादा पे कर रहा है, लेकिन फार्मर की इनकम बढ़ ही नहीं रही, फार्मर की इनकम नहीं बढ़ रही। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्राइस गैप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट है हमारे देश के अंदर वो मिडिल मैन ले जाता है, ट्रेडर ले जाता है, ट्रांसपोर्टर ले जाता है, स्टोरेज ओनर ले जाता है, जिसके पास बड़ी रिटेल चेन है वो ले जाता है, लेकिन किसान को नहीं मिल पाता। ठीक है, बड़ी रिटेल चेन जैसे अभी रिलायंस की बड़ी रिटेल चेन है सब्जियों को लेके, अडानी की फलों को लेके बहुत बड़ी रिटेल चेन है। ठीक है, वो सब पैसा ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? वाई डू प्राइसेस राइज फॉर कंज्यूमर? हमारे लिए प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इसका क्या कारण है? एक तो सीजनल शॉर्टेज जो मैंने आपको बताया, सीजनल शॉर्टेज है, हीट वेव है, हीट वेव एंड अनयूजुअल रेन। इसका नुकसान कौन उठा रहा है? किसान। लेकिन इसके बढ़े हुए प्राइसेस का फायदा किसको हो रहा है? अगर क्रॉप फेलियर होता है ड्यू टू अनसीजनल रेन या फिर अनयूजुअल रेन, सीजन नहीं है, बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है, हीट वेव आ रही है जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो जा रही है, कीड़े लग जा रहे हैं, तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? मिडिल मैन उठाएगा क्या? किसान उठाएगा, है ना। लेकिन इन सब का फायदा किसको मिलेगा? प्राइसेस जो बढ़ेंगे उसका फायदा किसको मिलेगा? होल्डर को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, ट्रेडर को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, मिडिल मैन को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है ना। क्रॉप डैमेज हो रही है, हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, फ्यूल प्राइस राइज है, इन सब, ये सब का पीछे सेम मैकेनिज्म है कि प्राइस बढ़ रहा है तो उसका नुकसान तो किसान उठा रहा है, लेकिन फायदा उसका मिडिल मैन उठा रहा है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा ठीक नहीं है हमारे देश के अंदर, क्योंकि किसान के पास कोई कोल्ड स्टोरेज की सुविधा ही नहीं है। इसीलिए उसकी मजबूरी हो जाता है कि जिस दिन वो कटा, जिस दिन फसल को कल्टीवेट किया, खासतौर से टमाटर हो गया या पेरिशेबल जो आइटम्स है, उसको वो 24 घंटे के अंदर बेच देना चाहता है। ठीक है, होर्डिंग
होर्डिंग जो होती है, जमाखोरी, लोग जमाखोरी करते हैं। जिस समय सस्ता प्याज मिल रहा है, जब सीजन है, उस समय खरीद लिया 2 रुपए किलो, टनों टन खरीद लिया, उनके पास स्टोरेज है। और फिर जब प्राइसेस बढ़े, जब सीजन में प्याज की शॉर्टेज हुई, उस समय अपना प्याज बेच दिया। सप्लाई चेन को डिसरप्शन करना, फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज है अभी, है ना, इंक्रीज इन डिमांड इन सिटीज, सिटीज के अंदर डिमांड बढ़ रही है, तो जहां की डिमांड ज्यादा होगी वहां पे प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। ठीक है। वाई फार्मर्स आर गेटिंग लो रिटर्न? क्योंकि इनके पास कोई इमीडिएट आफ्टर हार्वेस्ट सेलिंग सिस्टम नहीं है, उनको तुरंत बेचना ही पड़ता है, उनके पास कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, दे डू नॉट हैव बार्गेनिंग पावर नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज हाई, तो ट्रांसपोर्ट करके मंडी तक ले जाके बेचना उनके लिए फिजिबल नहीं है, लोकल मंडी प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। जिस समय मैं टमाटर काट रहा हूँ अपने खेत में, उस समय सभी जगहों ने भी टमाटर उगा रखा है, सब काट रहे हैं, है ना, तो उस समय एकदम से बहुत सारा टमाटर जब मंडी में पहुंच जाता है, उसके प्राइसेस वैसे ही गिर जाते हैं। वैसे तो फार्मर क्या करता है, फार्मर कहीं बेचने जाता नहीं है, मिडिल मैन होता है, वो फार्मर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई तुम्हारे खेत में जितना भी आलू होगा सारा मैं खरीदूंगा, 2 रुपए किलो पे तय कर लेते हैं। अभी वो आलू बना भी नहीं, तैयार नहीं हुआ है, 2-3 महीने पहले ही हार्वेस्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि तुम उगाओ, जितना भी आलू होगा 2 रुपए किलो पे खरीद लूंगा, तो वो किसान उसी टाइम दे देता है कि हाँ ठीक है, 2 रुपए किलो पे कम से कम उसका बिक गया, क्योंकि इसके ऊपर तो एमएसपी भी नहीं मिलता, आलू प्याज टमाटर पे। फूड ग्रेन्स पे तो मिल जाता है, जैसे गेहूं चावल उन सब पे तो मिल जाता है एमएसपी, लेकिन इस पे एमएसपी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है, तो उसको बोलते हैं टॉप टॉप प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के साथ किस तरीके से लिंक किया, आप लोग जानते ही हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। फर्टिलाइजर शॉर्टेज है, क्यों है आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि पूरा सप्लाई चेन डिसरप्टेड है इंटरनेशनली, जिसकी वजह से कि फर्टिलाइजर्स इंडिया में नहीं आ पा रहे, कम आ पा रहे। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। एक ये ऑपरेशन ग्रीन याद रखेंगे, ऑपरेशन ग्रीन क्या कहता है, ये टॉप क्रॉप्स को ही स्टेबलाइज रखने के लिए लॉन्च किया गया था, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल, कंज्यूमर को एक्सेसिव प्राइस ना पे करना पड़े, है ना, शॉर्टेज अगर है, स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या है, ऑपरेशन ग्रीन है। ठीक है, बाकी जो टर्म्स यूज हुए वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक ये कह रहे हैं कि आरबीआई एंड इट्स ग्रोइंग फिस्कल रोल। वैसे आरबीआई का फिस्कल रोल होता है क्या, आरबीआई का फिस्कल रोल होता है या मॉनेटरी होता है? मॉनेटरी और फिस्कल में क्या अंतर है? हाँ, हाँ जी, कोई बताएगा मेरे को कि आरबीआई का क्या रोल है, मॉनेटरी है या फिस्कल है? आदित्य। सर मॉनेटरी और फिस्कल में डिफरेंस नहीं पता मुझे। नीतू जी। मार्गदर्शी। देखो, सबसे पहले इस नहीं पता टर्म सर। के इस टर्म के अंतर को समझो। फिस्कल होता है जहां पर हम टैक्स कलेक्शन, उसका रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, रिवेन्यू को खर्च कहाँ करना है, रिवेन्यू को कंट्रोल करने की जहां पर हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं फिस्कल। जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया, टर्म आता है ना फिस्कल डेफिसिट, क्या बोलते हैं उसको, कि एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा हो गया, रेवेन्यू इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल वो फिस्कल डेफिसिट, है ना, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिस्कल क्या हो गया, कमाई और खर्चा। और मॉनेटरी क्या हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है बताओ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मैनेज करने का काम करती है, वो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। मॉनेटरी यानी कि जहां पर पॉलिसी फ्रेमवर्क बन रहा है। आरबीआई का वैसे काम क्या है, मॉनेटरी है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, द आरबीआई एंड इट्स गोइंग फिस्कल रोल, इसका फिस्कल रोल भी बढ़ता जा रहा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि आरबीआई ऐसा ना कि बहुत सारा पैसा कमाता है आरबीआई, है ना, बहुत सारा पैसा कमाता है,
तो आरबीआई के पास जो सरप्लस मनी होता है, उस सरप्लस मनी का क्या करेगा आरबीआई? तो सरप्लस मनी का क्या करेगा? आरबीआई की कोई स्कीम तो है नहीं कि हम इस स्कीम में खर्चा करेंगे साहब, हर घर जल पहुंचाएंगे या सड़क बनाएंगे या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आरबीआई चला रहा। आरबीआई तो कोई योजना नहीं चलाता। तो सरप्लस मनी है क्या, पहले तो ये समझो कि आरबीआई की जितनी इनकम हुई, आरबीआई अर्न्स इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आफ्टर मीटिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। अपने खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचा उसको बोलेंगे सरप्लस, जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इस पैसे को वो क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को देता है कि लो तुम्हें हम इतना पैसा दे रहे हैं, इसका तुम्हें जो भी स्कीम में लगाना लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू क्रिएट होता है। और इस साल ये ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी तक का हाईएस्ट सरप्लस ट्रांसफर हुआ है आरबीआई से गवर्नमेंट को, जो कि है 2.87 लाख करोड़, 2.87 लाख करोड़, जो कि कितना रहता है, 30,000 से 60,000 करोड़ के बीच में रहता है। और इस साल कितना हुआ है, 2 लाख, 2.5 लाख से करोड़ के आसपास, 2.75 लाख करोड़ के आसपास, है ना। बहुत ज्यादा है, 30,000 से 3 लाख के आसपास पहुंच गया, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो इन फाइनेंशियल ईयर 26 आरबीआई इनकम इंक्रीज ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज गेन्स, इंटरेस्ट इनकम एंड बैलेंस शीट एक्सपेंशन। इनकी वजह से इसको इनकम हुई है। इनकम के क्या सोर्सेज हैं, आरबीआई के इनकम के सोर्सेज क्या है, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटीज जो है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, फॉरेन सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदता है ना, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके ऊपर आरबीआई अपना कमीशन जो लेता है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने का पैसा जो मिलता है इसको, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर लिक्विडिटी और मॉनेटरी ऑपरेशंस के अंदर जो भी इसको कमाई होती है वो इसके इनकम के सोर्सेज हैं। ठीक है, तो जो सरप्लस पैसा है वो ये गवर्नमेंट को दे देते हैं। 30 से 65,000 करोड़ हुआ करता था, 2.87 लाख करोड़ पहुंच गया। ठीक है, और फिस्कल रोल क्या होता है, देखो फिस्कल रोल, अब यहाँ पे रोल भी अलग अलग समझा दिया एकदम क्लियरली। फिस्कल रोल किसको बोलेंगे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन, बोरोइंग, स्पेंडिंग और डेफिसिट मैनेजमेंट रहेगी उसको बोलेंगे फिस्कल। ठीक है, और मॉनेटरी अथॉरिटी किसको बोलेंगे, जहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात है, मैनेज करने की बात आएगी, किसको मैनेज करेंगे, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके ही तो वो कंट्रोल करते हैं सारा, करेंसी स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, क्योंकि करेंसी की वैल्यू अगर डेप्रिशिएट हो रही होती है तो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आ जाता है कि हाँ हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम डॉलर रिजर्व जो है उसको बेचेंगे, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, रुपए की डिमांड बढ़ेगी, इससे क्या होगा, रुपए के वैल्यू को थोड़ा सा पुश मिलेगा। तो ये सारे ऑपरेशंस कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करते रहते हैं, आरबीआई करता रहता है। ठीक है, लेकिन जब क्या कह रहे हैं, बट व्हेन आरबीआई ट्रांसफर्स ह्यूज सरप्लस अमाउंट टू द गवर्नमेंट, it indirectly support government finances. This is why article says RBI fiscal role is good. तो फिस्कल रोल बढ़ रहा है आरबीआई का। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होता है, आरबीआई का जो सरप्लस है उसको गवर्न, उसको कितना सरकार को दिया जाएगा, कैसे, किस कब सरकार को दिया जाएगा, जो सरप्लस मनी है उसको तय करने के लिए कौन है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये क्या बताता है, हाउ मच रिजर्व आरबीआई शुड कीप, आरबीआई कितना रिजर्व, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा दे देता है, कुछ तो अपने पास भी रिजर्व रखता है ना, इसलिए इमरजेंसी काम के लिए, अगर कोई अचानक से रुपए में फॉल आ गया और अचानक से कोई फॉरेन शॉक आ गया रुपये के ऊपर या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, तब सरप्लस चाहिए, तो उसके लिए कितना रखना है। आरबीआई, आरबीआई का चेयरमैन, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इनडायरेक्टली तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। ठीक है, तो रिस्क बफर की कितनी जरूरत है, कितना बफर रखना है, और बाकी कितना सरकार को, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना है पैसा, ये सारी चीजें कौन करेगा, ये सारी चीजें इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई करेगा।
ठीक है, ठीक है। तो रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2019 में आया था, जो किसके आया था? विमल जालान कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, विमल जालान कमेटी। ठीक है, इसको याद रख लेना, विमल जालान कमेटी डायरेक्ट एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर या क्लैट के अंदर। ठीक है, इट सपोर्ट इट पर्पस इज टू बैलेंस टू नीड्स। आरबीआई मस्ट रिमेन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने रहे। क्या पर्पस, क्या है इसका, किसका? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का क्या पर्पस है? कि आरबीआई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रहे और गवर्नमेंट जो है वो सरप्लस को रिसीव कर सके एज एक्सेस इनकम। ठीक है, ठीक है। अब क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि करेंसी रिस्क हो सकता है कभी भी, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल मार्केट रिस्क हो सकता है, एक्सचेंज रेट का रिस्क हो सकता है, बैंकिंग क्राइसिस आ सकता है कभी भी। तो इसके लिए इनको अपना रिजर्व मेंटेन करने की भी जरूरत है, इमरजेंसी लिक्विडिटी की भी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, ये कह रहे हैं, देखो एक और इन्होंने यहाँ पर टॉपिक उठाया इसी से रिलेटेड। कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेंट्रल बैंक टू मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इट्स जॉब इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्रोटेक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका गवर्नमेंट से ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अलग है और आरबीआई का इंटरेस्ट अलग है, दोनों के कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट को तो चाहिए कि इन्फ्लेशन बढ़े, ठीक है, तभी ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, वो अलग इशू है, उसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। तो ये केस इंडिपेंडेंस की बात उठा रहे हैं, सारी चीजें उठा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ गवर्नमेंट का बनना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन। ये सारी चीजें इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर उठाई है। एक और फेडरलिज्म एंगल के ऊपर उन्होंने बात की है, कह रहे हैं कि साहब जो टैक्स आता है वो दो तरीके से आता है, एक तो डिविजिबल पूल में आता है, एक नॉन डिविजिबल पूल में आता है। डिविजिबल पूल में जैसे कि जो डिविजिबल पूल है इसके अंदर क्या आता है? जीएसटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए। और नॉन डिविजिबल पूल में कौन सा आ गया? सरचार्ज आ गए, सरचार्ज और सेस, स्वच्छ भारत सेस, शिक्षा सेस। तो ये जो 1-2% के सेस लगते हैं वो आ गए नॉन डिविजिबल पूल में। डिविजिबल पूल क्या होता है? इसके अंदर जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं करना पड़ता है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है। ये वाला पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये वाला पैसा भी कैसा है? द आरबीआई सरप्लस गोज टू यूनियन गवर्नमेंट एज नॉन टैक्स रेवेन्यू, इट इज ऑटोमेटिकली शेयर्ड विद स्टेट्स। ऑटोमेटिक शेयर है, लेकिन state receive a share from divisible pool, but RBI surplus transfer is not part of divisible pool. ऑटोमेटिक ट्रांसफर यानी कि खर्चा तो वो स्टेट के अंदर ही करेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पैसा दिया जा रहा है डिविजिबल पूल का, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के अंदर अपने हिसाब से खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर फेडरलिज्म का एंगल इसलिए उठाया गया क्योंकि यहाँ पर सेंटर जो है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है किस चीज के अंदर? फाइनेंशियल यानी कि फिस्कल डिसीजंस को लेके सेंटर यहाँ पर स्ट्रांग है। ठीक है, सो स्टेट में आर्ग्यू दैट द सेंटर गेट्स एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट व्हाइल स्टेट कंटिन्यू टू फेस बोरोइंग लिमिट्स अंडर आर्टिकल 293। अब स्टेट को अगर बोरो भी करना है, पैसा उधार भी लेना है, तो आर्टिकल 293 एक अड़चन बनता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि स्टेट को अगर पैसा लेना है और उसका पहले से कोई उधारी चल रही है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट कैन बोरो विद इन इंडिया, बट इफ स्टेट ओज मनी टू द सेंटर इट नीड द सेंटर्स कंसेंट फॉर फ्यूचर बोरोइंग। तो फ्यूचर बोरोइंग के लिए सेंटर से इजाजत लेनी पड़ेगी अब, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा फेडरलिज्म का कंसेप्ट है कि स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होनी चाहिए, वो थोड़ा सा यूनिटरी ब्लेंड के साथ हमको दिखाई देता है। जैसा कि हम लोग कहते भी हैं कि हमारा फेडरलिज्म कैसा है? वी आर फेडरल स्टेट विद यूनिटरी ब्लेंड। ठीक है,
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बैड नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा साइज है, मतलब जो ट्रांसफर हुआ है पैसे का ये खराब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर देना भी खराब है। रिपीटेड हाई ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉसिबल प्रेशर है कि आरबीआई के इंडिपेंडेंस के ऊपर, कि आरबीआई इंडिपेंडेंटली काम कर भी रहा है या नहीं, फिजिकल डिसिप्लिन, जो पैसा बचाया जाना चाहिए वो खर्चा हो जा रहा है, तो फिजिकल डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान देना चाहिए सारी चीजों। अब एक हम लोगों ने केस डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही, शिशुपाल आलियास शीश राम वर्सेस तुर्जी। इस केस का नाम जो जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हैं या एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग तो बिल्कुल याद रखना। क्या नाम है? शिशुपाल आलियास श्री राम शीश शीश राम शिशुपाल आलियास शीश राम वर्सेस सुरजीत। वही केस है जो हमने एक दिन डिस्कस किया था कि एमएससीटी के अंदर एक महिला ने क्या किया, एक महिला की डेथ हो जाती है तो उसके पति ने क्लेम किया कि मुझे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से पैसा मिलना चाहिए। जो उनको मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को उस दिन समझाई दिया था कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा देती है। किसकी इंश्योरेंस कंपनी देगी? जो कार का इंश्योरेंस आपने कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? पैसा देगी, खर्चा देगी, हर्जाना देगी, कॉम्पनसेशन देगी। तो यहाँ कॉम्पनसेशन की बात थी क्योंकि महिला मर गई, महिला की मृत्यु हो जाती है, ये लोग एमएसआईटी जाते हैं, कुछ 1,20,000 27,000 इस तरीके से इनको क्या मिल जाता है? कंपनसेशन वहां से अवार्ड हो जाता है एमएससीटी से, लिखा हुआ है इसके अंदर। हाँ एमएससीटी 2.42 लाख। फिर हाई कोर्ट जाते हैं कि साहब पैसा बहुत कम है तो 8.43 लाख कर दिया जाता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कहते हैं कंपनसेशन बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट 62 लाख रुपए कंपनसेशन दिलवाती है। और साथ में ये भी कहती है कि अगर कोई महिला जॉब नहीं कर रही है, पैसा नहीं कमा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके काम की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। हाउस होल्ड वर्क्स की भी क्या है? एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। और उस हाउस होल्ड वर्क को कोई महिला या पुरुष जो भी कर रहा है, वो उस हाउस होल्ड वर्क को कर रहा है, इसीलिए देश की इतनी बड़ी जनता रोज काम पे जा पा रही है, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा? दिस अमाउंट टू, हाँ, हर 3 साल में ये जो अमाउंट है 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए पर मंथ, उसकी वैल्यू आंकने के लिए कहा गया ना। तो ये क्या है? देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये कोई सैलरी नहीं है। कोई महिला ये नहीं कह सकती अपने पति से कि 30,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं तो तुम्हें 30,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। ये कोई सैलरी नहीं है, ये केवल एमएससीटी के अंदर, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अंदर कैलकुलेशन के लिए है कि जब कोई महिला मर जाएगी तो उसके पति को कितने रुपए मिलेंगे, तो 30,000 रुपए महीने के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? और ये अमाउंट कैसे? हर 3 साल में 10% बढ़ना चाहिए, और उसकी एक्चुअल सैलरी अगर वो कुछ कमा रही है तो हर एक्चुअल सैलरी में ऑल्सो बी एडेड। क्यों? क्योंकि कंपनसेट करने का मतलब क्या है? मान लो मैं आज 30 साल का हूं और मैं 30,000 रुपए महीना कमाता हूँ, 30,000 रुपीज पर मंथ कमाता हूँ, और एक्सपेक्टेडली मैं 60 साल या 62 साल की उम्र तक काम करूंगा, तो मैं 32 साल और काम करूंगा, और अभी 30,000 कमा रहा हूं तो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, है ना। तो इन अगले 32 सालों में मैं कितना रुपया कमाऊंगा, उस रुपए को कैलकुलेट किया जाता है कंपनसेट करते समय, ठीक है। तो उसको क्या कहा है कि 30,000 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक, और 10% हर 3 साल में बढ़ाना है, ठीक है। और अगर वो कुछ सैलरी भी कमाती है महिला, या वो पुरुष जो हाउस होल्ड वर्क कर रहा है, या महिला जो हाउस होल्ड वर्क कर रही है, वो अगर कुछ सैलरी भी कमाते हैं, छोटा मोटा कोई ट्यूशन है, कोई काम है, कहीं पे आस पड़ोस में काम करती है, कहीं पार्ट टाइम जॉब करती है, तो उस सैलरी को भी इस कंपनसेशन के अंदर जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा। 30,000 प्लस, मान लो 10,000 रुपए उसकी सैलरी है, तो ये अब कितना हो गया? 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। द रूलिंग, देखो यहीं पे मैं यही बात कह रहा था आपसे, द रूलिंग अप्लाइज ओनली टू द कंपनसेशन कैलकुलेशन इन एमएससीटी केसेस। इट डज नॉट क्रिएट अ रेगुलर सैलरी, पेंशन, वेज एंटाइटलमेंट और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप फॉर होम मेकर्स। इसके ऊपर कई लोगों ने पीछे सवाल भी उठाए थे उस दिन जब, हालांकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठाया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि साहब ये तो एम्प्लॉयर और
अगर 30,000 रुपए महीना मैं अपनी पत्नी को देने लगूं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। और उस रिलेशनशिप क्रिएट होने से क्या होगा कि उस महिला का से जो है हाउस होल्ड के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो महिला के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एमएससीटी के अंदर कैलकुलेशन के लिए फिगर दी गई है, उसको कोई सैलरी नहीं दे रहा। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर इज सेपरेट कंपेंसेबल हेड इन मोटर एक्सीडेंट क्लेम। सेपरेबल है, अलग से एक हेड है। जैसे जब हम कोई कंपनसेशन क्लेम करते हैं तो क्या क्या करते हैं, अलग अलग हेड्स बनाते हैं उसके अंदर। कैसे बनाते हैं कि भाई साहब हेल्थ केयर में मतलब इलाज कराने में मेरा 20,000 रुपए खर्चा हो गया जो तुमने एक्सीडेंट किया, और जॉब से जो मेरी 20 दिन की छुट्टी हो गई उसमें मेरी सैलरी कट हो गई 15,000 रुपए। ठीक है। और अब हाउस होल्ड का नुकसान भी जोड़ लेंगे, एक हेड और क्रिएट कर दिया गया उसके अंदर। ठीक है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इफेक्ट। एमएससीटी क्या आप लोगों को पता ही है, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बोला जा रहा है इसको। ठीक है। नेशनल इनकम क्या है, नोशनल इनकम, नोशनल इनकम बोला जा रहा है इसको। नोशनल इनकम क्या है, मतलब एज्यूम्ड इनकम है, कोई इनकम उसको मिल थोड़ी ना रही है। अगर वो कुकिंग कर रही है, महिला या पुरुष अपने घर पे कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, बुजुर्गों का ध्यान रख रहे हैं, हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे हैं, परिवार वालों को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, सोशल एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती, इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन इसको बोल रहे हैं नोशनल इनकम है, कि मींस एन एज्यूम्ड इनकम असाइन्ड बाय कोर्ट व्हेन पर्सन डज नॉट हैव फॉर्मल सैलरी। फॉर्मल इनकम नहीं है कोई उसकी, लेकिन कोर्ट ने बता दिया कि इतनी मानी जाएगी। द कोर्ट सेड दिस लेबर हैज रियल इकोनॉमिक वैल्यू इवन इफ इट इज अनपेड। रियल इकोनॉमिक वैल्यू है इस काम की। कैसे है वो मैं आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि ये सारे काम घर पे हो रहे हैं, कोई कर रहा है इन सारे कामों को घर पे, इसीलिए आदमी या महिला घर से बाहर जाके काम कर पा रही है, पैसा कमा पा रही है या कमा पा रहा है। ठीक है। जेंडर न्यूट्रल है ये जजमेंट भी, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। जजमेंट जब हमने पहले दिन पढ़ा था तो उसी दिन हमने क्लियरली इसके अंदर क्या पढ़ा था, ये जेंडर न्यूट्रल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था ना कि इनको हाउस वाइफ नहीं बोला जा सकता। महिलाएं जो घर पे काम कर रही हैं उनको हाउस वाइफ नहीं बोला जाना चाहिए, उनको क्या बोला जाना चाहिए, होम मेकर बोला जाना चाहिए। एक तो हाउस वाइफ, वाइफ उसके साथ जुड़ गया यानी कि महिला का ही काम है ना। तो इस जो स्टीरियोटाइप है इसको ब्रेक करता है ये जजमेंट। कहता है होम मेकर है वो पुरुष भी हो सकता है, होम मेकर पुरुष भी हो सकता है। और हाउस जब उसके अंदर जुड़ गया हाउस वाइफ, तो वाइफ का काम एक तो ये हो गया कि घर संभालने का काम सिर्फ वाइफ का है, और दूसरा ये हो गया कि वाइफ का काम सिर्फ घर संभालना है। तो दोनों तरीके से क्या है, रिग्रेसिव है वो टर्मिनोलॉजी। तो उस टर्मिनोलॉजी को चेंज किया और ये कहा कि जितने भी कोर्ट्स हैं अब से जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो है होम मेकर, ना कि हाउस वाइफ। ठीक है। ये कुछ जजमेंट है पुराने। लता वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर भी क्या किया था, होम मेकर्स को एक मॉनेटरी उनका कोई ऐसा एंड होना चाहिए कि इतना रुपया कंपनसेशन कैलकुलेट करते समय इतनी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन अमाउंट कोई फिक्स नहीं किया गया था। कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ होम मेकर्स वर्क कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई तय नहीं किया कि कितने रुपए मिलेंगे। अब शिशुपाल या शीश राम वर्सेस सुरजीत 2026 के अंदर 30,000 रुपए तय कर दिया गया। ठीक है। तो ये 3 केसेस इससे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्यों इंपॉर्टेंट है जजमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि कुछ लोग इस पे सवाल उठा रहे थे कि सैलरी देंगे तो फिर उसका हाउस होल्ड के अंदर से रोल खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ एम्प्लॉय बन के रह जाएगी पत्नी। तो उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। एक ये हेल्थ डेटा मस्ट ड्राइव एक्शन नॉट जस्ट हेडलाइंस। अभी एनएफएचएस 6 का डेटा आया। एनएफएचएस का फुल फॉर्म क्या है, एनएफएचएस। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डेटा पढ़ा था ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, याद है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लास्ट वीक ही तो पढ़ा है।
NFHS का डेटा है, NFHS 6 का। तो NFHS 6 में हम लोगों को क्या पता चला कि भाई साहब इंडिया के अंदर ओबिसिटी बढ़ रही है, महिलाओं के अंदर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो पुरुषों के अंदर भी रही है। तो ओबिसिटी बढ़ रही है, साथ में माल न्यूट्रिशन भी है, और माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों के अंदर चाइल्ड स्टंटिंग भी हो रही है और चाइल्ड वेस्टिंग भी हो रही है। चाइल्ड स्टंटिंग यानी हाइट कम रह जाना, चाइल्ड वेस्टिंग यानी वजन कम रह जाना। ये सारी चीजें हो रही हैं देश के अंदर। और NFHS के डेटा में हमको ये भी पता चला कि जो NDCs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वो भी बढ़ रही है, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है, और ओबेसिटी बढ़ने से शुगर, जिसे बोलते हैं डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। और भी कई तरह की बीमारियां उससे, ओबेसिटी से होती है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी बन रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन तो लिया ही नहीं जा रहा। सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। FSSAI किसी भी तरीके का रोक तो लगा ही नहीं रही है कि वो किसी तरीके का पैकेट के ऊपर मार्किंग भी नहीं दे रही है कि इसके अंदर कितना फैट है, इसके अंदर कौन सा पाम ऑयल यूज हुआ है, इसके अंदर कौन से खराब इंग्रेडिएंट्स है जो हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए। हमारे देश के अंदर फलों को तो हेल्दी माना जाता है, हमारे देश के अंदर जो फल बिक रहे हैं दूसरा देश खरीदने को तैयार नहीं है। वो फल जापान ने मना कर दिया, नेपाल ने मना कर दिया, कई देशों ने मना कर दिया कि हम आपके आम नहीं खरीदेंगे क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजर्स हैं बहुत ज्यादा। तो हमारी सरकार तो सोई हुई है हेल्थ को लेकर, बस डेटा आता है, हेडलाइन बन जाता है कि इसी बात को इसके अंदर उठा रहे। कह रहे कि NFHS 6 का डेटा आया, NSO 80th राउंड का डेटा आया, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट फॉर इंडिया 2022-23 का डेटा आया, लेकिन वो हेडलाइन बन के रह गया। उसके अंदर हमें पता चला ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसको कितना करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब वो अपनी जेब से कितना खर्चा कर रहा है। एक तो हो गया कि वो जाके भर्ती हुआ सरकारी अस्पताल के अंदर, सरकार का खर्चा हुआ, उसने तो 1 रुपए की पर्ची बनवाई, सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया। दूसरा ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, ठीक है, वहां पर उसके पास वो था आयुष्मान कार्ड था या कोई और इंश्योरेंस था, उस इंश्योरेंस से उसने अपने कुछ खर्चे तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए उसके, लेकिन बाहर जाके दवाई तो उसे खुद खरीदनी पड़ रही है। तो जो उसको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ रहा है डिस्पाइट इंश्योरेंस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है, ये भी NFHS के डेटा में हम लोगों को पता चला। ठीक है, तो NFHS किस किस चीजों पे करता है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से उसको हम लोग नहीं देखेंगे, आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, व्हाट डज NFHS शोज? NFHS ओबेसिटी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रही, सारी चीजें दिखाता है। NFHS का डेटा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको बस हम लोग ऐसे बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, किसी को अगर डाउट हो तो बोल दो, नहीं पढ़ा हो, मिस हो गई हो क्लास तो बता दो, फिर से उसको एक बार देख लेंगे। सबने करी थी ना जिस दिन हमने NFHS को डिस्कस किया था, सबने करी थी ना क्लास? लकी आज आया नहीं है, उसने नहीं करी थी, वो आज भी नहीं करेगा। ठीक है, तो NCDs क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है। कैसे होते हैं NCDs? टोबैको के यूज से, अल्कोहल के यूज से, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से, हाँ, कैंसर है, डायबिटीज है, और ये है हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, स्ट्रोक्स हो जाते हैं। तो स्ट्रोक्स भी उसके अंदर ही आता है NDCs के अंदर। तो प्रोसेस्ड फूड्स इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, जिम्मेदार है। और प्रोसेस्ड फूड जिम्मेदार कैसे हैं? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड के ऊपर कोई भी ऑन पैकेट मार्किंग नहीं है इंडिया के अंदर। कैसे होनी चाहिए ऑन पैकेट मार्किंग? कि जैसे हम लोगों को ये जूस का डिब्बा है ना, टेट्रा पैक आया जूस का, इसके ऊपर तो लिखा है रियल जूस, रियल फ्रूट जूस, लेकिन उसके पीछे देखो, उसको पलट के देखो, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स और शुगर, सबसे ज्यादा मिलेगी शुगर, जिससे फिर डायबिटीज हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज। डाइट कोक के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं।
नो शुगर लिखा रहता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं, वो इंसुलिन पे अटैक नहीं करता, लेकिन वो वैसे हमारी इम्यूनिटी को अटैक करता है। वो इंसुलिन के लिए यानी कि डायबिटीज के लिए खतरनाक नहीं है इतना, लेकिन वो है तो केमिकल ही, वो हमारे शरीर को अलग तरीके से इफेक्ट करता है। उसके ऊपर भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे कि वो किस तरीके से इफेक्ट करता है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो भी खराब है, ठीक है। लेकिन सबसे खराब बात क्या है कि इसके ऊपर कहीं भी ऑन लेबल मार्किंग नहीं है। जैसे हम लोग इंडिया के अंदर मार्किंग क्या होती है, एक पैकेट आया खाने का तो उसके ऊपर यहाँ पे रेड डॉट होगा अगर नॉन वेज है, अगर वेज है तो ग्रीन डॉट होगा। तो हमारा कंसर्न ही वेज और नॉन वेज पे है, हेल्दी अनहेल्दी पे नहीं है। हमारा फोकस ही जब वेज और नॉन वेज पे है तो एफएसएसआई को क्या पड़ी है उसके ऊपर मार्किंग करने की। बाकी देशों के अंदर कैसे होते हैं मार्किंग, रेड मार्क वेरी अनहेल्दी, ग्रीन मार्क अनहेल्दी, ब्लू मार्क हेल्दी। तो इस तरीके के 4-5 उन्होंने कलर मार्क्स लगा रखे हैं, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर नहीं भी पढ़ रहा है, क्योंकि टेट्रा पैक को पलट के पढ़ता कोई नहीं है, उसके ऊपर देखते हैं रियल फ्रूट जूस और पी जाते हैं हम लोग, और सोचते हैं कि हमने फ्रूट जूस पी लिया अब तो हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, फायदा मिलेगा इससे। लेकिन होता क्या है, उसका उल्टा होता है। अगर उसके ऊपर मार्किंग हो, रेड मार्किंग हाई शुगर, ग्रीन मार्किंग हाई फैट, ब्लू मार्किंग हाई सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, HFS फूड, हाई फूड हाई HS हाई शुगर फैट, HSF फूड हाई शुगर फैट फूड बोलते हैं इसको, HFS, ठीक है। तो ये HFS मार्किंग कहीं है ही नहीं हमारे देश के अंदर। सबसे बड़ी समस्या वो है, सोडियम ज्यादा हो रहा है, तो सोडियम हम लोग ज्यादा कंज्यूम कर जा रहे हैं, उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, चिप्स के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा होता है, यानी कि नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। जितनी हमको ऐसा नहीं है कि नमक कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, जलजीरा, अब वो छोटी सी जलजीरा की बोतल आती है, छोटी सी है बोतल, वो बहुत इतनी सी बोतल होती है, अभी उसके अंदर पलट के देखो उस छोटी सी बोतल में 10 ग्राम शुगर होती है, 10 ग्राम शुगर, यानी कि 10 चम्मच चीनी उसके अंदर मिली हुई, समझ रहे। और जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है पेट बोतल, 24-25 ग्राम शुगर उसके अंदर होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कंज्यूम कर, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज हैं ये सारी दुनिया में सेम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, ये खराब कोल्ड ड्रिंक सिर्फ इंडिया में मिलती है, चीनी वाली। आप कहीं दूसरे देश में जाओ, दुबई, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, थोड़ा डेवलप्ड कंट्रीज में जाओ, दुबई हो गया, कतर हो गया, उधर यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वहां फैंटा का कलर ही अलग है, वहां फैंटा का टेस्ट ही अलग है। और हमारे यहाँ क्या बेचते हैं, वो शुगर मिला हुआ ऑरेंज फ्लेवर का पानी, कार्बोनेटेड, केमिकल्स मिला हुआ, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या है हमारे देश के, एक्शन कोई नहीं ले रहा, दिक्कत यही है, डेटा आ रहा है, एक्शन कोई नहीं ले रहा, ठीक है। द प्रॉब्लम इज वही डेटा विदाउट एक्शन, डेटा है हमारे पास लेकिन हम लोग एक्शन कोई भी ले ही नहीं रहे हैं, और बिजनेस बना दिया हमने डिजीज को। जब वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वेट लॉस प्रोग्राम चला रहे हैं दुनिया भर के, ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं लोग वेट लॉस के लिए, पेट काट के तुम्हारा फैट निकाल देंगे था, तो उस तरीके की प्रोग्राम्स और बिकेंगे। राइजिंग डायबिटीज क्या करेगा, वो पैच लगा के घूमने लग गए अब तो। पहले तो ये था कि वो पहले ऐसे एक सुई आती थी, उसको ऐसे प्रिक किया और एक छोटी सी डिवाइस होती थी, उसके ऊपर ऐसे लगाया खून का धब्बा, तो उसके अंदर वो आपकी ब्लड शुगर बता दे रहा था। आजकल तो पैच आने लगे हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाजू पे पैच चिपका लेते हैं अपने, और फोन में 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं कि मेरी अभी ब्लड शुगर कितनी है। अरे खाना खाएगा आदमी तो ब्लड शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस देखना होता है कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, 24 घंटे मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। लेकिन वो मॉनिटरिंग डिवाइसेस बिक रही है ना, उनका धंधा बन रहा है। क्या कह रहे हैं, राइजिंग एनडीसीज बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, कैंसर का इलाज करेंगे, हार्ट डिजीज का इलाज करेंगे, ये सारी चीजें हैं, तो उसमें आपका लाखों रुपया खर्च होगा।
वीक पब्लिक सिस्टम अलाउ प्राइवेट हेल्थ मार्केट्स टू एक्सपेंड। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ही नहीं, आप जाओ होता है ग्रुप में इलाज या मेडिकल हॉस्पिटल में, लेकिन जाके जो लाइन में लगना पड़ता है, जो गर्मी के अंदर आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो आप कहोगे ठीक है यार कोई बात नहीं, मेरा 10-20 हजार रुपया खर्च है, मैं सामने न्यूटीमा अस्पताल में जा रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है। एनएसओ हेल्थ कंजम्पशन सर्वे, एनएसओ का 80th राउंड जो है हेल्थ कंजम्पशन सर्वे, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑफ ऑन हेल्थ, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कितना रुपया खर्चा किया एक इंसान ने अपने हेल्थ केयर के ऊपर, ठीक है। इट शोज मेडिकल एक्सपेंडिचर बर्डन, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर यूसेज कितना हो रहा है, हेल्प अंडरस्टैंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस और पब्लिक हेल्थ फंडिंग कितनी हो रही है। इन सारी चीजों के ऊपर कौन स्टडी करता है? एनएसओ, नेशनल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और ये निकालता है क्या? हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन हेल्थ, ठीक है। तो इसके अंदर ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, प्राइवेट कितना, आउट ऑफ पॉकेट कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक है नेशनल हेल्थ अकाउंट 22-23। नेशनल हेल्थ अकाउंट क्या बताता है आपको? ये भी बताता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को जीडीपी के उससे काउंट करता है, जीडीपी के 7% में निकालता है। क्या कहते हैं? showed improvement in public health spending, but out of pocket expenditure still remains a major concern. Government health expenditure as a share of GDP increased from 1.15% in 13-14 to 1.43% in 22-23। यानी कि जितनी भी जीडीपी बनी उसका 1.15% 2013-14 में खर्चा करती थी सरकार हेल्थ केयर के ऊपर, और अब कर रही है 1.43%। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ यहाँ पर दिख रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सर्जरी का खर्चा, डायग्नोसिस का खर्चा, टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट होना है, अल्ट्रासाउंड होना है, एमआरआई होना है, ट्रेवल का, आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है मुंबई मेट्रो हॉस्पिटल, तो ट्रेवल का क्या खर्चा आया, है ना। मेडिसिन के ऊपर, डॉक्टर कंसल्टेशन के ऊपर, हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर क्या खर्चा है, तो वो सारा खर्चा जो आपने अपनी पॉकेट से पे किया उसको बोलेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या करें? हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज डेंजरस बिकॉज इट कैन पुश पुअर फैमिलीज इनटू डेट और पॉवर्टी। गरीब लोगों के लिए बहुत ही समस्या वाला सवाल नहीं है। नेशनल हेल्थ अकाउंट डेटा shows that out of pocket expenditure has declined over the decade, but it still remains high. In 2023 it was reported at around 43.4% of total health spending। यानी कि टोटल हेल्थ केयर के ऊपर जितना खर्चा हो रहा है उसमें से 43% लोग अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। बाकी जो 56.6% बचा वो सरकार खर्चा कर रही है या फिर इंश्योरेंस कंपनीज खर्चा कर रही है, ठीक है। क्या करना चाहिए सरकार को? इसके अंदर जो सजेशन दिए कि इसके अंदर ये कहा है कि कोई भी सर्वे आता है तो उसके ऊपर 30 से 40 दिन के 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट को एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। स्टेट मस्ट होल्ड हेल्थ डेटा रिव्यू, हेल्थ डेटा को रिव्यू करना चाहिए स्टेट्स को। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम होना चाहिए, जो इंडिकेटर्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। रॉ डेटा शुड बी रिलीज अर्ली, रॉ डेटा जो है उसको पहले रिलीज कर देना चाहिए ताकि उसका इंडिपेंडेंट एनालिसिस जो एनालिस्ट हैं वो कर सके। फाइंडिंग्स मस्ट इन्फ्लुएंस बजट रिव्यू। देखो 2022-23 का डेटा आ रहा है, एनएफएचएस का जो डेटा है, एनएफएचएस का 2022-23 का डेटा है, तो 2022-23 का डेटा अब 2026 में आ रहा है, तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे अपन? बड़ी समस्या वाली बात है। उसी टाइम आना चाहिए डेटा ताकि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट उसको एनालाइज कर सके, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले सके। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम शुड बी रीडिजाइन्ड बेस्ड ऑन एविडेंस। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए, दोबारा से सरकार को डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं बदल रही हैं, एनडीसीज बढ़ रही हैं। पहले एनडीसीज कम हुआ करती थी, कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा होती थी, तो मोडस ऑपरेंडाई सरकार का अलग था, अब उसको चेंज करने की जरूरत है। एक ये कह रहे हैं कि अमेरिकाज ईरान प्लेबुक आफ्टर फेल्ड कोअर्जन अ रिटर्न टू डिप्लोमेसी। वही जो हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया कि डोनाल्ड ट्रंप वापस वहीं उसी चौराहे पे खड़े, जिस चौराहे से शुरू किया था कि न्यूक्लियर डील के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डील हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए,
तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ ही था, तो वापस उसी जगह पर आ गए भाग के 3 पाथ जहां से ये शुरू हुए थे। इस आर्टिकल के अंदर यही कहने की कोशिश करें, इसको मैंने आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए निकाला है। इसके अंदर JCPOA और टाटसा इन सब का डिस्कशन है, जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको पढ़ लेना एक बार, अच्छे से पढ़ना। इसी तरीके के आर्टिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं और इसमें से क्वेश्चंस बन के फिर निकलते हैं। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को बाय द रात तक, बाय नाइट, मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, तो वो असाइनमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। रात तक दे दूंगा या कल सुबह सुबह जल्दी दे दूंगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो बता दो अब।